नमस्कार, सास बोर सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बाजार डे लो के आसपास अभी भी कामकाज कर रहा है। करीब करीब 500 अंकों की गिरावट अब सेंसेक्स में आप ऑलमोस्ट देख रहे हैं और रफली 150 अंकों की गिरावट आपको निफ्टी में दिखाई पड़ेगी। आज क्लियर कट जो प्रेशर है वो निफ्टी बैंक से है, क्लियर कट जो प्रेशर है वो हैवी वेट से है। मिसाल के तौर पर रिलायंस, मिसाल के तौर पर TCS, मिसाल के तौर पर इन्फोसिस जो कि डे लो के आसपास पहुंच गए हैं, जिसके दम पर भारतीय बाजार भी ऑलमोस्ट डे लो पर अब कामकाज कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स भी बिकवाली के साथ ही कामकाज करते हुए तो करीब 1800-1900 शेयर अब दबाव में आ चुके हैं और रफली 1100-1000 शेयर ऐसे हैं जो कि तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1750 शेयर बिकवाली में और करीब 1000 और 1100 शेयर ऐसे हैं जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे आशीष महेश्वरी सर से, हमारे साथ मौजूद हैं अरिहंत कैपिटल से। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ हमारे साथ 3 दर्शक मौजूद हैं। हमारे साथ कीर्ति भटनागर मौजूद हैं थाने से, महाराष्ट्र से, उनसे हम चर्चा करेंगे। प्रीति जी मौजूद है चंडीगढ़ से और नेहा जी मौजूद है हमारे साथ दिल्ली से, जिनसे हम बातचीत करेंगे उनके पोर्टफोलियोज को लेकर, उनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न को लेकर भी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो ये आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, जिस पर आप मैसेज करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे आज के जानकार या फिर हमारे जानकारों से अपना पोर्टफोलियो सीधे सीधे डिजाइन करवा सकते हैं। आशीष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स पे आप अपना व्यू दो, क्योंकि 16,800 से एक तरफा चाल 18,500 तक। आज ब्रीदर लिया है मार्केट ने या डाउनसाइड शुरू हो गया फिर से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डाउनसाइड शुरू हो गया। मुझे लगता है थोड़ा सा ग्लोबल फैक्टर्स का वेट है, क्योंकि जो यूएस में डेट सीलिंग की जो बातें हैं और जो कंसर्न है जिसके चलते जो एविडेंस आपको अपना ऑस्ट्रेलिया टूर भी कैंसिल करना पड़ा, तो इसलिए शो करता है कि थोड़ा सा इश्यूज हैं वहाँ पे और इसकी इसके कारण से थोड़ा सा बिल्कुल इक्विटीज में प्रेशर बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक मौका मिला है भारतीय बाजारों को भी जो अपने ऑलमोस्ट हाई पर थे वहां से करेक्ट होने का, और एक हेल्दी साइन है कि थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल बाजार एक नई रैली के लिए तैयार होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो निफ्टी कंपनियों के जो नतीजे आए हैं वो उम्मीद से बेहतर ही सारे नतीजे अभी तक हमें देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग के लिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, बट क्योंकि एफआईआई पिछले 20-21 दिन से हमने देखा कि कंटिन्यूस भारतीय बाजारों में पैसा निवेश कर रहे हैं और वो इतनी जल्दी पैसा बाहर निकालना शुरू नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की जैसी अपॉर्चुनिटी जब बाजार में इतना फॉल आया है तो आपको सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग करने का एक अच्छा मौका है। इनफैक्ट ये बात तो सही कही आपने, 14 दिन से लगातार एफआईआईज कैश मार्केट के अंदर बाय कर रहे हैं और जो बाइंग ट्रेजेक्ट्री है वो कंटिन्यू कर रही है। तो ये इंडिकेट भी करती है कि शायद इतना कोई मेजर सेल ऑफ नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आप इंडिसीज फ्रंट पे एटलीस्ट आते हुए देख रहे हैं अभी। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में उतना बड़ा कार्नेज नहीं है। 1100 शेयर अभी भी तेजी में ही है और 1700-1800 शेयर थोड़े बहुत बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। चलिए अब सीधे दर्शकों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ कीर्ति जी मौजूद हैं थाने से, प्रीति जी चंडीगढ़ से और नेहा जी दिल्ली से। तो शुरुआत कीर्ति मैम, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम कब से आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या करते हो आप? I came to Thane. I was a teacher earlier. मैं टीचर थी थाने गुड़गांव में। थाने आई 2005 में। अब मुझे मौका मिला ये शेयर मार्केट में आने का और लोगों से सीखने का। कुछ हमारी फ्रेंड्स वगैरह करती थी। From teacher I came to this field because teaching मुझे किसी कारण से छोड़नी पड़ी थी। अब मैं फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ एंड आई एम living with my सास, so सास बहू एंड सेंसेक्स keeps going on। अच्छा, तो कीर्ति मैम गुड़गांव से पहले तो मुंबई का सफर मुश्किल होता है, गुड़गांव से इधर आकर शहर में सेटल होना कितना दिक्कत रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, एक्चुअली आई एम वेरी अकोमोडेटिंग और अभी तो जहाँ जाते हैं वहाँ ईश्वर की दया से बहुत अच्छी अच्छी जगहें मिल जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं एंड आई जस्ट गो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। तो अच्छे चल रहा है सब कुछ। तो अभी आप कैसे पूरा फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो, कैसे BTST करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर इकट्ठे करते हो, कैसे पैटर्न रहता है? एक्चुअली तो क्या है, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से हूँ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कोई हमारा शेयर रखा रहता है तो उसको टाइमली हम निकाल भी देते हैं एंड आई ब्रोक माय प्रॉफिट्स टू बाय समथिंग एट लोअर प्राइसेस अगेन देन। तो इस तरह से मेरा चलता रहता है।
तो ट्रेडिंग भी रहती है और इन्वेस्टमेंट भी रहता है लॉन्ग टर्म। तो कीर्ति मैम, इस जर्नी में इतने ड्यूरेशन में मल्टीपल आपने हेडविंड्स भी देख लिए, 2012 के फॉल, 2020 का फॉल, जी घबराहट नहीं हुआ जी कभी? हुई थी, पर आई थिंक ये सब ऊपर नीचे तो चलता रहता है। एंड आई कंसिडर दिस लाइक हम अपने गार्डनिंग में बहुत एंजॉय करते हैं, वो प्लांट्स को ग्रो होते देखते हैं, ऐसे ही हम अपने शेयर्स को ग्रो होते देखते हैं। तो कभी कुछ पत्ते मुरझा गए, कुछ टहनियां मुरझा गई, फिर उसमें नए नए खिल जाते हैं। तो इसलिए आई एंजॉय ऑल दैट। जी, अच्छी आपने एग्जाम्पल दिया है वैसे ये कि हाँ, अक्सर पेड़ बढ़ते हैं, अक्सर पेड़ मतलब पत्ते झड़ते हैं, खाद जल्दी पड़ती और फ्रूट को जल्दी तोड़ना भी नहीं चाहिए जब तक राइप ना हो जाए। सही बात है, सही बात है। आपसे कीर्ति में मैं बात करता हूँ, लेकिन एक अहम खबर अभी आ रही है तो उस पर ऊपर बात करना जरूरी है। कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल आया है, डीएपी एमओपी की फर्टिलाइजर सब्सिडी 35% तक रहेगी और इसमें 35% की कटौती की गई है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर। ये कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी मौजूद है, पहले उस पर बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण जी, ये खबर आप सुबह बता भी रहे थे आज, और अब ये कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल आता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है, तो पहले तो कंग्रेचुलेशन उसके लिए। और क्या डिटेल है आपके पास? जी धन्यवाद सुमित। दरअसल यह है कि कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही मिनटों पहले खत्म हुई है और जो सूत्रों से मुझे एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक दो बड़े फैसले लिए गए हैं। एक फैसला फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, दूसरा आईटी हार्डवेयर के लिए है। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए जो एनपीके फर्टिलाइजर होता है जिसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाती है न्यूट्रिएंट के आधार पर, उस सब्सिडी में करीब 35% तक कटौती करने का सरकार ने फैसला लिया है। ये जो 35% की कटौती की जा रही है वो दरअसल मौजूदा दर से की जा रही है और ये कटौती 1 अप्रैल से लेकर के अगले 6 महीने तक के लिए मतलब अगले छमाही के लिए ये लागू मानी जाएगी। ये कटौती इसलिए की जा रही है तो चूंकि कच्चे माल की कीमतें कम हो गई हैं तो ये दरअसल कटौती की गई है और इसका असर आपको डीएपी एमओपी बनाने वाले फर्टिलाइजर पर दिखेगा। हालांकि फर्टिलाइजर कंपनियों का कहना था जब ये प्रस्ताव तैयार हो रहा था कि आप इतनी ज्यादा कटौती मत करिए, क्योंकि जब कच्चे माल की कीमतें काफी ज्यादा थी पिछले दिनों तो हमने तब कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब उसी कॉन्ट्रैक्ट पे उसी कीमत पे हम सप्लाई ला रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, लागत ज्यादा है, भले ही आप अभी की कीमत उसको ले रहे हैं। तो फर्टिलाइजर कंपनियों ने पुश तो किया था कि आप ज्यादा कीमत दीजिए, कटौती मत करिए, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने इसमें कटौती करने का फैसला लिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो है आईटी हार्डवेयर के लिए। वो आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के दूसरे चरण की मंजूरी दी गई है। इस दूसरे चरण में करीब 17,000 करोड़ रुपए के सब्सिडी इंसेंटिव दिया जाएगा। ये पहले चरण के मुकाबले काफी ज्यादा है, पहले चरण में करीब 7,000 करोड़ का आसपास था और इसमें सब्सिडी की दरें भी 5.2% तक की गई है, जो पहले 2.2% थी। अब ये स्कीम 8 साल तक लागू रहेगी। तो दो ये बड़े फैसले लिए गए। कोई नाम भी है क्या इसमें लक्ष्मण जी पीएलआई में? नहीं, पीएलआई में सरकार नाम नहीं देती है, ये इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके बाद स्कीम को नोटिफाई किया जाएगा। स्कीम को नोटिफाई करने के बाद फिर कंपनियां अपना आवेदन देंगी। आवेदन देने के बाद जो कंपनियां उसमें चुनी जाएंगी उनको ये इंसेंटिव दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। और फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शानदार खबर हमें पहले बताने के लिए और उसकी पुष्टि अब आपने कैबिनेट के अप्रूवल के बाद होते हुए देख भी ली है। लौटते हैं अब अपने दर्शकों के सवालों को लेकर। कीर्ति मैम, आपका पहला सवाल कौन सा होगा? हमारा पहला सवाल है ISGEC हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेके। ISGEC, तो okay. I have 155 shares at 551 average cost price. तो आपकी एडवाइस क्या रहेगी? इसको हम आज के कॉस्ट पे और उसको एवरेज आउट करें? इसका पोटेंशियल क्या है ये जानना चाह रही थी। मैम, ये खरीदारी आपने कब की थी? ये 2017 में मेरे ख्याल से। ओके, एक तरफा चला था ये शेयर। अगर आप मतलब कभी ऋषिकेश साइड या हरिद्वार साइड जाएंगे तो मुजफ्फरनगर में इनका बहुत बड़ा प्लांट आपको ऑन रोड ही दिखाई पड़ेगा। सरस्वती शुगर के नाम से पहले कंपनी कामकाज करती थी। तो आशीष सर, क्या करना चाहिए? इनके पास ISGEC के स्टॉक हैं। ये कंपनी वैसे तो अच्छी इंजीनियरिंग, हेवी इंजीनियरिंग कारोबार के अंदर है, लेकिन बहुत बढ़िया चला था स्टॉक और मेजरली शुगर बिजनेस के प्रोमिनेंट कारोबार में आता है। क्या करना भी है? ये काफी स्टेबल स्टॉक यदि आप देखें, ISGEC हेवी इंजीनियरिंग रहा है, 100 रुपए के आसपास ही इसमें मूवमेंट हमने काफी समय से इसी रेंज में देखा है।
और बिल्कुल जो पेट्रोकेमिकल के रिएक्टर्स और बॉयलर बनाने वाली एक कंपनी है, इसके अलावा शुगर प्लांट भी जो है वो उसकी भी मशीनरी बनाती है। खुद का भी शुगर प्लांट है, जैसा सुमित बता रहे थे, उनका सरस्वती शुगर के नाम से। बट मुझे लगता है कि जो इसमें ट्रिगर है वो आने वाले नंबर्स हैं। यदि आप नंबर्स देखें, लास्ट 3 क्वार्टर में बहुत स्टडी ग्रोथ रही है। जून में 18 करोड़, फिर 28 करोड़, और उसके बाद सीधा 65 करोड़ का मुनाफा लास्ट क्वार्टर में था। इस क्वार्टर में मेरा उम्मीद है कम से कम 80 से 85 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि जो जिस पर्टिकुलर सेक्टर में है वहां पर काफी ट्रैक्शन बना हुआ है। तो मेरी सलाह रहेगी मैम कि स्टॉक में सबसे पहले तो आप निवेशित रहें, और 475 रुपए के आसपास किसी करेक्शन में आपको स्टॉक दोबारा खरीदने का मौका मिलता है तो वहां पे एवरेज भी कर ले। मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद में इस स्टॉक में जैसे हमने दूसरे कैपिटल गुड्स के स्टॉक में मोमेंटम देखा, यहाँ पर भी आएगा। तो कीर्ति मैम, अभी तो आप बने रहे, स्टेबल स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, नंबर्स भी अच्छे हैं, थोड़ा समय दीजिए, आगे अकॉर्डिंगली इसमें मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आपसे हम आगे बातचीत करेंगे कीर्ति मैम। अब चंडीगढ़ चलते हैं, वहाँ पे प्रीति जी हमारे साथ हैं। तो प्रीति जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम आप क्या करते हो, कब से इन्वेस्टेड हो मार्केट में? थैंक यू फॉर द इनविटेशन ऑन द चैनल। एंड मैं टीसीएस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती हूँ, और जो भी मैं थोड़ा थोड़ा सेव करती हूँ मैं शेयर मार्केट में थोड़ा इन्वेस्ट करती हूँ। तो ये इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है, ट्रेडिंग करते हो? ट्रेडिंग बीच में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के थ्रू किया था, बट बहुत ज्यादा लॉस हुआ। हाँ मैम, तो वो छोड़ दिया अब मैंने। ऑप्शंस में सीधे आप ऑप्शन में उतर गए? सॉरी, आप सीधे ऑप्शन में चले गए? बिल्कुल, अब नहीं रिस्क लेती। चलिए, वो तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाता है। मतलब मैंने 1-2 बार बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, तो ऐसा होता है ना, ह्यूमन नेचर लालच हो जाता है। हाँ। तो उसके बाद जब कॉन्टिन्यूस लॉस हुआ तो फिर मैंने अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कब से हो वैसे आप मार्केट में प्रीति मैम? मैंने कोविड टाइम्स में ज्वाइन किया था। तो तब से मैंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया। तब तो पोर्टफोलियोज हमेशा ही ग्रीन रहते थे, क्योंकि सारे मार्केट मतलब पूरा डाउन था और हर टाइम सब कुछ ऊपर ही जा रहा था। बट अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी कुछ भी अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी होता है। तो प्रीति मैम, कौन से शेयर आपके आपने लिए रखे हैं? सर मैंने लिए तो काफी शेयर्स हैं, HAL लिया है, RVNL भी है, रिलायंस भी है। बट मेरे कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी टाइम से बहुत लॉस में ही जा रहे हैं और उस पर रिकवरी नहीं आ रही है। तो पहला मेरा शेयर है IB रियल एस्टेट का है। तो वो शेयर जो है वो मतलब 1.5 साल से मेरे पास है, बट उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, बहुत डाउन चला गया। प्रीति मैम, मैं एक चीज और देख रहा था, जो मुझे प्रोड्यूसर साहब ने भेजा था, उसके हिसाब से आपके पास इंडिया बुल्स रियल है, इंडिया बुल्स हाउसिंग है, इन्फोसिस है। आई से ज्यादा ही विशेष लगाव लग रहा है आपको? ये इन्फोसिस तो अभी रिसेंटली मैंने रिजल्ट्स के टाइम पे ले लिया, और वो उसके अगले दिन ही बहुत ज्यादा डाउन चला गया। आपके बॉस को पता है ना कि आप टीसीएस में काम करते हो और इन्फोसिस के शेयर लेते हो? नहीं, मैंने पहले टीसीएस में भी काफी प्रॉफिट बुक किया है। तो इस बार मैंने सोचा कि इन्फोसिस में ट्राई करती हूँ, तो फिर वो उल्टा पड़ गया। तो आशीष सर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये रिटेल में सबसे ज्यादा लॉस देने वाले शेयरों में एक इनके नाम है। उम्मीदें बहुत थी यहाँ पर, चाहे वो ब्लैक रॉक के आने के बाद हो या ब्रूकफील्ड के आने के बाद हो। लगा था कि दोनों कंपनियों में टर्न अराउंड होगा, लेकिन हुआ नहीं और मासिव लॉसेस हुआ है। वेल्थ इरोजन है, 3 गुना, मतलब 3/4 रह गई है जो वेल्थ थी वो। क्या करें इन दोनों में? वो तो आपको निकलना पड़ेगा स्टॉक में से, क्योंकि काफी अंडर परफॉर्मर रहा है स्टॉक। हमने दिसंबर क्वार्टर में भी देखा था, जब दूसरी कंपनियां जो रियल एस्टेट में इतना प्रॉफिट कमा रही हैं, इसने इन्होंने 236 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया। और जो डील्स जिसका हम उम्मीद कर रहे थे, वहां पे भी NCLT से भी उनको जो मर्जर का अप्रूवल नहीं मिला है। तो इस स्टॉक में तो बिल्कुल प्रेशर बना रहेगा। कंपनी के पास में कोई बहुत बड़ा पाइपलाइन भी नहीं है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का, जिसके कारण से आप देखें कि कोई बड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आपने आई से स्टॉक चूज किया है। मैं उसके सामने आई से ही जो दूसरा स्टॉक एक रिप्लेसमेंट बता देता हूँ, वो है IRB इंफ्रा। इस स्टॉक को 29 रुपए का स्टॉक है। इस स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो उनका
पिछले साल का प्रॉफिट था करीब 660 करोड़ का, उसके हमने 587 करोड़ का प्रॉफिट तो ऑलरेडी उनका आ चुका है। नतीजे भी जल्दी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कम से कम 300 करोड़ का मुनाफा इस क्वार्टर में भी आईआरबी इंफ्रा रिपोर्ट कर सकता है। तो इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है आपको 20 से 25% गेन शॉर्ट टर्म में देने का, तो आप बेटर स्वाइप कर लें। तो प्रीति मैम, आई का ही एक और नाम आईआरबी इंफ्रा, जो कि आशीष जी ने आपको सुझाया है। क्लोजर स्टॉप लॉस साथ आप उसमें बने रहो, ज़्यादा बेटर है। और प्रीति मैम, आप ये इन्फोसिस जैसे स्टॉक में, क्योंकि क्वालिटी कंपनी है, या टीसीएस जैसे स्टॉक जिसमें आप खुद काम करते हो, आप कंपनी को बखूबी जानते हो, इनमें एसआईपी क्यों नहीं कर लेते हो? एसआईपी से मुझे थोड़ा सा अभी ट्रस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि एसआईपी जब हम लेते हैं उसमें कुछ एक कंपनीज का एक मतलब काफी बाउंडेड एरिया होता है, और जब हम खुद ही स्टॉक में जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मेरा जितना प्रॉफिट है मुझे दिख नहीं रहा नहीं, है। मैं एसआईपी शेयरों की एसआईपी की बात कर रहा हूँ मैम, म्यूचुअल फंड की एसआईपी नहीं। आप शेयर में एसआईपी कर सकते हो, तो आप वैसे क्यों नहीं ले लेते? सिस्टमैटिक वे में थोड़ा थोड़ा लेते रहो। हाँ, गुड सजेशन, आई कैन टेक इट। चलिए, आशीष जी से इसके ऊपर भी हम टिप्पणी लेंगे, लेकिन हमारे तीसरी दर्शक भी मौजूद हैं, नेहा जी, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं दिल्ली से। नेहा जी नमस्कार। मैम, मैं शायद आपसे पहले बात कर चुका हूँ, आई गेस आप पहले भी एक बार शो में आए थे। हाँ जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुमित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया नेहा मैम, आप बताओ कैसे हो आप? कैसे चल रहा है आपका इन्वेस्टमेंट, कैसे चल रही है ट्रेडिंग? चल रहा है, मजा आ रहा है, डेली कुछ ना कुछ हो ही रहा है मार्केट में। इंटरेस्टिंग बना हुआ है, थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है कभी कभी, तो थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा आपको लग रहा है कि डेंजर बाकी है, या लग रहा है कि बॉटम बन गया है? अभी लग रहा है मुझे थोड़ा डेंजर बाकी है अभी इसमें। ओके, तो कहाँ पर अब आप फंस गए, कहाँ पर पोजीशन से आपकी? फिलहाल तो काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन कैंपस में मैं थोड़ी अटकी हुई हूँ। मेरे पास 400 शेयर्स हैं उसके, और 425 के रेट पे हैं। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? ये नेहा मैम, ये तो आईपीओ के बाद जब चला था तब आपने लिया था इसको? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तब से लिया, उसके बाद काफी नीचे चला गया था, एवरेज आउट करते रहे। तो आप लगातार एवरेज भी कर रहे हो उसके बाद से? हाँ। ओके, आशीष सर क्या करें? हाल की लिस्टिंग है कैंपस फुटवेयर की, और एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली थी आईपीओ के बाद से, तो ऊपर के लेवल पे थोड़ा ट्रैप हुए, एवरेज हुआ थोड़ा थोड़ा नीचे, अब क्या करें? मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की। अब उसके पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहले तो कंपनी का जो वर्किंग है उसमें कोई बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, जिसके चलते हमने स्टॉक को 600 के लेवल भी जाते देखे थे। लास्ट ईयर 110 करोड़ का प्रॉफिट था, 3 क्वार्टर में मुझे लगता है शायद 70-78 करोड़ का प्रॉफिट ही आया है। तो कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग या बहुत हाई ग्रोथ कंपनी नहीं रही। दूसरी बात है, जो कंपटीशन इस बिजनेस में जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से भी काफी इमर्ज हो रहा है। तो जैसे हमने मेट्रो ब्रांड्स का देखा, उन्होंने बहुत इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि अब कैंपस जैसी कंपनी को थोड़ा हमेशा चैलेंज आएगा। तो मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक में से निकल जाए। मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट इसी रेंज में कर देता हूँ, वो है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस स्टॉक को आप 345 के आसपास खरीद सकते हैं, और डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है, और जितना उनके पास में ऑर्डर बुक पिछले साल का था उससे डबल ऑर्डर बुक मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस साल जेन टेक्नोलॉजीज में बिल्टअप हुआ है। और जितना उनका 53 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल कम से कम 100 करोड़ का मुनाफा जेन टेक्नोलॉजीज में देखने को मिलेगा। तो स्टॉक आपको बेहतरीन रिटर्न देगा, और डिफेंस एक अच्छा सेक्टर है कंपेयर टू फुटवेयर, तो यहाँ निवेश करें। तो जेन टेक्नोलॉजीज एक नाम नेहा जी आपको सुझाया गया है आशीष जी की तरफ से, जिसको आप देख सकते हो। इस क्वार्टर के नंबर वैसे भी इसके बहुत अच्छे आए थे, तो अदरवाइज भी आप देख सकते हो। और कैंपस से अभी तो नहीं, लेकिन कोई भी तेज़ी मिले, लॉस जहां बियरेबल हो, वहां पे आप निकलने की कोशिश करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए नेहा जी आपसे बातचीत और नहीं कर पाया, इसके लिए माफ़ी। और प्रीति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कीर्ति मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे ही माफ़ी, ज़्यादा देर बात नहीं हो पाई। और आशीष सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।